गांव में बूढ़े किसान हरिराम अपने 2 बेटों के साथ रहते थे। बड़ा बेटा विक्रम बहुत तेज दिमाग वाला था। वह बातों से किसी को भी अपने पक्ष में कर लेता था। उसे बचपन से ही लगता था कि गांव में रहकर इंसान बस गुजारा कर सकता है, लेकिन बड़ा आदमी नहीं बन सकता। वहीं छोटा बेटा गोपाल बिल्कुल अलग था। वे शांत, मेहनती और बहुत दयालु था। उसे खेतों की मिट्टी से प्यार था, बैलों की घंटियों की आवाज अच्छी लगती थी और अपने पिता के साथ रहना ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश हल्का सुनहरा हो गया था, विक्रम ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब शहर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ रहकर बस हल चलाना नहीं चाहता। मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, अपना नाम बनाना चाहता हूँ। हरिराम ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता थी। बेटा, सपना देखना बुरा नहीं होता, लेकिन शहर की चमक दूर से अच्छी लगती है। वहां लोग चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, पर दिल में हिसाब किताब। बहुत संभल कर रहना। विक्रम हल्का मुस्कुराया। पिताजी, मैं कोई भोला नहीं हूं। मैं दुनिया को समझता हूं। लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। हरिराम ने गहरी सांस ली। उन्होंने समझ लिया कि अब विक्रम को रोका नहीं जा सकता। कुछ ही दिनों बाद विक्रम शहर चला गया। गांव में हरिराम और गोपाल रह गए। शहर पहुंचते ही विक्रम ने छोटे-मोटे कारोबार शुरू किए। वह अनाज खरीदता, ऊंचे दाम पर बेचता, लोगों से मीठी बातें करता और अपना फायदा निकालना अच्छी तरह जानता था। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। आपका पैसा डूबेगा नहीं, बढ़ेगा। मैं घाटे का सौदा करता ही नहीं। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा, पर उसके साथ साथ उसका लालच भी बढ़ने लगा। उधर गांव में गोपाल सुबह तड़के उठता, कभी खेत में काम करता, कभी पिता के पैर दबाता, कभी पड़ोसियों की मदद कर देता। एक दिन एक राहगीर औरत उनके दरवाजे पर आई। उसका चेहरा सूखा हुआ था। बेटा, 2 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। थोड़ा सा खाना मिल जाए तो ऊपर वाला भला करेगा। गोपाल ने बिना एक पल सोचे अपना थाली का खाना उसके सामने रख दिया। हरिराम ने धीरे से कहा, बेटा, हमारे पास खुद कितना है? तू हर किसी को दे देता है, थोड़ा अपने लिए भी सोचा कर। गोपाल मुस्कुराया। पिताजी, पेट भरकर खाने से खुशी मिलती है, लेकिन किसी भूखे को खिलाने से मन भर जाता है। हरिराम कुछ बोले नहीं, बस बेटे को देखते रहे। कुछ महीनों बाद गांव पर बुरा समय आ गया। बरसात कम हुई, खेतों में दरारें पड़ गईं, तालाब सूखने लगे, अनाज खत्म होने लगा। हरिराम की तबीयत भी बिगड़ने लगी। एक रात जब दोनों मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे थे, हरिराम ने धीमे स्वर में कहा, गोपाल, अब घर में अनाज बहुत कम बचा है। अगर यही हाल रहा तो मुश्किल हो जाएगी। गोपाल ने पिता का हाथ पकड़ लिया। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हरिराम बोले, विक्रम अब बड़ा व्यापारी बन गया है, शायद अब उससे मदद मांगनी पड़े। गोपाल कुछ पल शांत रहा। उसके मन में संकोच था, पर पिता की हालत देखकर उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं कल ही शहर जाऊंगा। जब गोपाल शहर पहुंचा तो वह विक्रम के बड़े मकान को देखकर दंग रह गया। ऊंचा फाटक, अंदर नौकर, बाहर गाड़ियां।
विक्रम ने उसे देखा। चेहरे पर अपनापन कम, हैरानी ज्यादा थी। अरे गोपाल, तुम इतने दिनों बाद, सब ठीक तो है? गोपाल ने विनम्रता से कहा। भैया, गांव में सूखा पड़ गया है। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हम बहुत मजबूरी में आपके पास आए हैं। थोड़ी मदद मिल जाती तो। विक्रम कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। मदद मिल सकती है, लेकिन यूं ही नहीं। एक काम करना होगा। कैसा काम भैया? विक्रम उसे आंगन के एक कोने में ले गया और बोला, शहर से दूर पहाड़ी पर एक पुरानी बावड़ी है। लोग कहते हैं कि वहां वर्षों पहले एक साधु रहता था। उसने जाते जाते कोई खजाना छिपाया था। कई लोग उसे ढूंढने गए, पर खाली लौटे। अगर तुम वह खजाना मेरे लिए ले आओ, तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। गोपाल ने बिना बहस किए कहा। अगर उससे पिताजी की मदद हो सकती है तो मैं जाऊंगा। विक्रम ने मन ही मन सोचा, या तो यह डरकर लौट आएगा या खाली हाथ वापस आएगा। दोनों ही हालत में मैं बच जाऊंगा। अगले दिन रघुनाथ काम पर नहीं जा पाया। एक दिन मजदूरी छूटी। अगली सुबह गोपाल पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, धूप तेज थी। उसकी थैली में बस थोड़ा सा खाना और पानी था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला, जो प्यास से बेहाल था। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? गोपाल ने बिना सोचे अपना लोटा आगे बढ़ा दिया। शाम ढलने लगी तो उसे पहाड़ी के नीचे एक बहुत बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके कंधे झुके हुए थे। बाबा, आप यहाँ अकेले? बूढ़े ने उसकी ओर देखकर पूछा। और तू कहाँ जा रहा है बेटा? पुरानी बावड़ी की ओर। वहां कुछ लेने जाना है। बूढ़ा हल्का मुस्कुराया। जो लोग वहां लालच लेकर जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। जो लोग मजबूरी, प्रेम या सेवा लेकर जाते हैं, उन्हें रास्ता खुद मिल जाता है। गोपाल ने विनम्रता से पूछा। बाबा, क्या आप उस जगह को जानते हैं? बूढ़े ने अपनी लकड़ी की लाठी से सामने की पगडंडी की ओर इशारा किया। ऊपर जाने वाले रास्ते से मत जाना। दाईं ओर की संकरी पगडंडी पकड़ना, वही सही रास्ता है। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा। धन्यवाद बाबा। कुछ दूर आगे उसे एक छोटा बछड़ा कांटेदार झाड़ियों में फंसा मिला। गोपाल ने रुककर उसे छुड़ाया। उसके हाथ छिल गए, लेकिन उसने बछड़े को छोड़ दिया। रात होने से पहले वह उस पुरानी बावड़ी तक पहुंच गया। बावड़ी बहुत पुरानी थी, पत्थरों पर काई जमी थी, हवा ठंडी थी और भीतर अजीब सा सन्नाटा था। गोपाल धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। अचानक उसे लगा जैसे भीतर से कोई आवाज आ रही हो। जो लेने आया है, पहले यह बता, तेरे मन में क्या है? गोपाल ठिठक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वह धीमे स्वर में बोला। मैं अपने पिता के लिए आया हूं, अपने घर के लिए आया हूं। अगर मेरे हाथ कुछ लगे तो उससे मैं उनका सहारा बनना चाहता हूं। बस इतना ही। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर बावड़ी की सबसे निचली सीढ़ी के पास दीवार के कोने में डीला पत्थर दिखा। गोपाल ने उसे हटाया। भीतर एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची रखी थी। उसने खोलकर देखा। अंदर न सोना था, न चांदी, न हीरे। अंदर थी बस कुछ पुरानी बीजों की पोटलियां और एक मुड़ा हुआ कागज। गोपाल ने कांपते हाथों से कागज खोला। उसमें लिखा था, ये साधारण बीज नहीं, जीवन के बीज हैं। इन्हें जो अकेले के लाभ के लिए बोएगा, उसके खेत खाली रह जाएंगे। जो इन्हें बांटेगा, उसके घर अन्न भी आएगा और सम्मान भी। गोपाल ने पोटलियां संभालकर अपनी झोली में रख ली। शायद यही असली खजाना है।
उसने खुद से कहा। जब वह शहर लौटकर विक्रम के सामने पहुंचा तो विक्रम उत्सुकता से बोला, कहाँ है खजाना? जल्दी दिखाओ। गोपाल ने संदूकची खोली और बीजों की पोटलियां दिखा दी। विक्रम पहले कुछ पल देखता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। ये तुम्हारा खजाना है? मुट्ठी भर पुराने बीज। गोपाल, तुम सच में कभी नहीं बदलोगे। गोपाल ने शांत स्वर में कहा। भैया, वहां यही मिला और उस कागज में लिखा था कि। विक्रम ने बीच में ही रोक दिया। बस, मुझे उपदेश मत दो। मैंने सोचा था तुम कुछ काम के साबित हो जाओगे, लेकिन तुम तो वहीं के वहीं रहे। तभी हरिराम, जो बाहर बरामदे में बैठे थे, धीरे धीरे अंदर आए। विक्रम, उन्होंने कहा, इतना कठोर मत बन, बेटा मेहनत करके आया है। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। मेरे घर में भावनाओं से नहीं, नतीजों से बात होती है। इन्हें यहां से जाने दीजिए। गोपाल का चेहरा उतर गया। हरिराम की आंखें भर आईं। उस रात दोनों पिता पुत्र शहर के बाहर एक धर्मशाला के टूटे बरामदे में बैठ गए। हवा ठंडी थी, लेकिन उससे ज्यादा ठंड उनके भीतर उतर चुकी थी। सुबह गोपाल काम की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह गया, लेकिन हर जगह मना कर दिया गया। आखिर वह शहर के बाहर रहने वाले एक बूढ़े माली श्यामलाल के बाग तक पहुंचा। मालिक, गोपाल ने विनम्रता से कहा। कोई काम मिल जाए तो मैं मेहनत करूंगा। श्यामलाल ने पूछा, क्या काम आता है? मेहनत करना आता है, ईमानदारी आती है, बाकी सीख लूंगा। इतना सुनते ही श्यामलाल की नजर उसकी झोली से झांकती बीजों की पोटली पर पड़ी। ये बीज कहां से लाए हो? गोपाल ने सारी बात सच सच बता दी। श्यामलाल की आंखें चमक उठी। अरे, ये तो बहुत दुर्लभ बीज लगते हैं। मेरे दादा इनके बारे में बताया करते थे। इन्हें अमृत बीज कहा जाता था। कम पानी में भी फसल दे देते हैं, लेकिन इन्हें बोने वाले का मन साफ होना चाहिए, ऐसा लोग कहते थे। गोपाल हैरान रह गया। क्या ये सच में इतने खास हैं? श्यामलाल ने कहा। अगर तुम चाहो तो मेरे खाली खेत के एक टुकड़े में इन्हें बोकर देख सकते हो। गोपाल ने तुरंत हामी भर दी। गोपाल ने उन बीजों को बहुत संभाल कर बोया। मिट्टी तैयार की, पानी दिया, घास निकाली, दिन रात मेहनत की। कुछ ही हफ्तों में खेत के उस हिस्से में हरी कोमल बालियां उग आईं, जबकि बाकी जगह की फसल कमजोर थी। श्यामलाल हैरान रह गए। बेटा, ये बीज सच में अनमोल हैं, लेकिन एक बात समझ ले, इनमें ताकत है, पर इन्हें फल देने वाली चीज तेरी मेहनत और सच्चाई है। गोपाल ने सिर झुका लिया। पहली फसल अच्छी हुई, फिर बीज और बढ़े। गोपाल ने उनका हिस्सा बेचकर कुछ पैसे कमाए और सबसे पहले अपने पिता के लिए रहने की छोटी सी जगह ली, इलाज कराया और फिर गांव लौटने का फैसला किया। लेकिन उसने एक और काम किया। उसने उन बीजों का कुछ हिस्सा अपने पास रखने के बजाय गांव वालों में बांट दिया। ये सिर्फ मेरे नहीं है। अगर इनसे सबका घर भरे, तभी इनकी असली कीमत है। अगले मौसम में पूरे गांव में वही बीज बोए गए। कम बारिश के बावजूद फसल अच्छी हुई। गांव में खुशहाली लौटने लगी। गोपाल ने खेत संभाले, छोटा सा अनाज केंद्र खोला और हमेशा सही तौल, सही दाम और साफ व्यवहार रखा। धीरे धीरे उसकी इज्जत बढ़ती गई। हरिराम एक दिन आंगन में बैठे मुस्कुरा रहे थे। बेटा, उन्होंने कहा, तूने सच में बीज नहीं बोए, तूने भरोसा बोया है।
गोपाल ने हंसकर जवाब दिया, पिताजी, मैंने तो बस वही किया जो आपने सिखाया था। उधर शहर में विक्रम का व्यापार बिगड़ने लगा। उसने पहले लोगों को कम तौल दिया था, कई सौदों में धोखा किया था। अब सब हिसाब मांगने लगे। हमारे पैसे वापस करो, तुमने माल में मिलावट की थी। अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। धीरे धीरे उसका कारोबार बैठ गया। नौकर चले गए, मकान बिक गया। और एक दिन वह बिल्कुल अकेला रह गया। तब उसे अपने पिता और गोपाल की याद आई। मैंने सब कुछ होते हुए भी खो दिया, और गोपाल, जिसके पास कुछ नहीं था, शायद वही सबसे अमीर निकला। कई दिनों बाद विक्रम गांव लौटा। उसने देखा गांव पहले से ज्यादा हरा भरा था। लोगों के चेहरों पर संतोष था। बीच में एक साफ सुथरा बड़ा घर था। उसने एक राहगीर से पूछा, ये घर किसका है? राहगीर ने गर्व से कहा, अरे, ये गोपाल का घर है। वही तो पूरे गांव का सहारा बना हुआ है। विक्रम के कदम जैसे रुक गए। जब वह घर के दरवाजे तक पहुंचा, गोपाल बाहर खड़ा था। उसने बड़े भाई को देखा और तुरंत आगे बढ़ा। भैया, आप? विक्रम का सिर झुका हुआ था। गोपाल, मैं हार गया, सब कुछ खो दिया। गोपाल ने बिना देर किए उसका हाथ पकड़ लिया। अंदर आइए भैया, घर आपका भी है। अंदर हरिराम बैठे थे। बेटे को उस हाल में देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। विक्रम बेटा। विक्रम उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने धन को सब कुछ समझ लिया था। मैं गलत था।